Good morning. I welcome you in the second session of fundamental analysis. Hopefully लास्ट सेशन आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उसको कंप्लीट करें, उसके बाद क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 45 मिनट्स का सेशन है, अब ग्रुप में है तो आप देख सकते हैं। अगर आपने हमारा जो अलग से सेपरेटली ग्रुप क्रिएट किया गया है हमारे जो फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स के लिए, तो अगर वो ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज 2 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 2 सेशन कंप्लीट होने के बाद हम इसमें जो कुछ लाइव ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ नए स्टॉक्स को एनालिसिस करना होता है, जिसमें हम कौन से स्टॉक को देख रहे हैं, वो रेशो को यूज करके क्या उसका एनालिसिस है, उसको कितना अच्छा है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसी जो लैब जहाँ से एक अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट आइडिया भी मिल सकता है, हम ग्रुप डिस्कशन करना चालू कर देते हैं। तो जब ये 2 सेशन तो ओवरऑल 10 रेशो हम उसमें कंप्लीट कर चुके होंगे, तो हम कुछ स्टॉक्स को लाइव रिसर्च करना चालू करेंगे इन फंडामेंटल एनालिसिस पैरामीटर्स। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, और ये जो आपका एक्सेस है ये लाइफ टाइम रहेगा उसमें। तो जब ये कोर्स खत्म भी हो जाएगा, हम अगले कोर्स पे जाएंगे, या वो भी जब कंप्लीट हो जाएगा तो आगे भी जो हम जो अच्छी कंपनीज हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमने कल एक कंपनी का रिसर्च किया है, वो भी हम उसमें डालेंगे, है ना। तो और उस पे जब हम देखते हैं कि ये इसका ओपीएम है, ईपीएस है, ये पीई रेशो, इसका ये पीई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ये सारी चीजें तो आपको ये समझने में और अच्छी मदद मिलती है। तो अगर अभी तक आपने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं सेशन 2। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज का फर्स्ट रेशो है कैश फ्लो। देखो, कैश फ्लो में 3 चीजें होती हैं, 3 पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को जानने के लिए। एक होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो कंपनी ऑपरेशंस हो रहा है, जो पूरा जो कंपनी ऑपरेटिंग कर रहा है, वो उसके थ्रू क्या कैश प्लस या माइनस क्या जनरेट हो रहा है। दूसरा, कैश ने इन्वेस्ट किया है नए प्लांट के लिए, या नई मशीनरीज के लिए, या एक्सपांशन के लिए, उसमें क्या प्लस या माइनस है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश गया है, आया है, वो सारा यहाँ से उसको ट्रेस करते हैं। और तीसरा होता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो लोन लिया है उसका वहां से पैसा आया है, या इंटरेस्ट पेड किया है, या लोन रीपेमेंट किया। तो ये सारी चीज जब हम ये कैश फ्लो देखते हैं तो हमें ये एक पूरा मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि उसका कैश का किस तरीके से मूवमेंट उस पर्टिकुलर कंपनी में जिसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं। तो हम एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। स्क्रीनर पे चलते हैं। हमने इसके भी कैश फ्लो का अलग से रेशो नहीं होता। तो जैसे कोई भी कंपनी, अगर आपको इसका कैश फ्लो देखना है, जैसे KEI इंडस्ट्री मैंने एक रखा है, या एक कैश फ्लो करके एक अलग से, होपफुली आपको स्क्रीन शो हो रहा है। हाँ, तो कैश फ्लो करके एक अलग से ऑप्शन रहता है, ये टॉप साइड पे अगर आप देखोगे, यहाँ अगर क्लिक करोगे तो आपको ये तीनों जो मैंने बताए थे, वो तीनों ही आपको पैरामीटर्स जो कैश फ्लो के होते हैं, वो एरियाज यहाँ दिख जाएंगे। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी इस पे अगर और डिटेल में देखेंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिस कंपनी का मैं ये देख रहा हूँ KEI, उसका ऑपरेशन से जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस अच्छा हो रहा है यहाँ से। ये अगर ईयर ऑन ईयर देखोगे, 2012 में 155 CR का था ईयरली प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। 13 में 176 का हुआ, 14 में 160 का हुआ, इस तरीके से बढ़ते हुए ये 23 मार्च 23 तक 726 हो गया। अगर देखा जाए 10 साल में ये लगभग लगभग 5 to 6 टाइम ग्रो हो गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके साथ और भी जो होती है रिसीवेबल्स, मतलब जो अभी इनका जो कुछ ऐसा पेमेंट जो रिसीव होने वाला है, या तो प्लस में है तो आने वाला है, अगर माइनस में है तो वो अभी उनको देना है बाकी है। तो इन्वेंट्रीज, पेबल्स, ये सारा ये जो पार्ट होता है वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के होते हैं। इसके आगे जो होता है वो होता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अगला, जो यहाँ पे अगर कंपनी ने कोई इन्वेस्ट किया है, वो पैसा जो था वो कोई प्लांट में लगाया है, कहाँ लगाया है, वो सारी चीजें हम यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। थर्ड होता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब अगर किसी कंपनी का नेट कैश फ्लो माइनस है, ये देखो इसका जो नेट कैश फ्लो है वो प्लस दिख रहा है। मैं अभी कोई ऐसी कंपनी भी देखता हूँ जिसका माइनस दिखेगा। किसी कंपनी का नेट कैश फ्लो माइनस है, जैसे मैं ट्राई करता हूँ केन्स टेक्नोलॉजी कैश फ्लो, हाँ माइनस तो नहीं है, लेकिन केवल 18 करोड़ प्लस दिख रहा है कैश फ्लो। तो इसमें क्या होता है कि नेट कैश फ्लो, जैसे इसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी
देखोगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही माइनस दिख रहा है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस लगातार बढ़ा है, लेकिन उसके बाद में भी ये माइनस है। क्यों माइनस है? क्योंकि ये यहाँ पे आप देखोगे, इसने इन्वेंट्री के लिए 185 करोड़, लोन एडवांसेस आगे जाके दिए हैं। तो इस तरीके से अगर किसी कंपनी का नेट कैश फ्लो माइनस है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी नेगेटिव है या उसका फंडामेंटल खराब है। हो सकता है कि अपना जो वो कैश है उसने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लगाया हो या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लगाया हो, जिससे वो जो नेट कैश फ्लो है वो जीरो हो गया या माइनस हो गया। तो ये हमें जरूर देखना है कि उसका जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ना चाहिए, नॉट ओनली प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके साथ साथ हमें एक चीज और देखनी है, क्योंकि प्रॉफिट एक मैनेजरियल थिंग्स है, इसको मैनेज किया जा सकता है। जब भी किसी कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होता है, तो वो उस समय की जितनी भी लाइबिलिटी होती है, तो वो वहीं पे उनको सेट ऑफ कर देते हैं। मतलब एक कंपनी है जिसका मैनेजमेंट चेंज हुआ, तो वो क्या कर, जितनी भी लाइबिलिटी जो 3 4 5 साल के लिए है बैलेंस शीट में, वो क्या करेंगे, उसी जब उन्हें ज्वाइन किया, ज्यादातर केसों में आप देखोगे तो वो वहीं पे सेट ऑफ कर देते हैं। सेट ऑफ किया तो क्या हुआ, वो क्योंकि लाइबिलिटी सेट ऑफ किया तो उनके प्रॉफिट में बहुत बड़ा चंक आया, वो वहां पे प्रॉफिट कम हो गया। अब उसके अगले साल क्या होगा, क्योंकि वो माइनस में था, अब वहां से वो ग्रोथ करेगा, अगर थोड़ा भी ग्रोथ करेगा तो नेट नेट पॉजिटिव दिखा देगा, प्रॉफिट दिखा देगा। तो वो जो नया मैनेजमेंट है उसको एक तरीके से अप्रिसिएशन मिल जाएगा कि 1 साल के अंदर ये फायदा में पहुंच गई, कंपनी लॉस में थी जिस साल ज्वाइन किया था, और अगले साल वो फायदे में हो गए। तो इस तरीके से बहुत मैनेज होता होने वाली चीज है प्रॉफिट। अगर केवल प्रॉफिट देख के किसी कंपनी को एनालाइज करेंगे तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एक हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी चीजें वो फंडामेंटल जो देखनी चाहिए वो मिस कर दी एक अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए। उसी तरीके से जैसे मान लो कोई एक कंपनी है जो आइसक्रीम बनाती है, आइसक्रीम का मान लो उसका अभी जो प्रॉफिट है वो 10 रुपए है। उसका जो 10 रुपीज प्रॉफिट है, 100 रुपीज का जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट है वो 10 रुपए आता है। अभी अगर मान लो केवल प्रॉफिट बढ़ाने के लिए करना है, तो ये तो जैसे जो रॉ मटेरियल अभी वो खरीद रहे हैं, वो रॉ मटेरियल की क्वालिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके हो सकता है प्रॉफिट वो 10 रुपए से 15 रुपए या 20 रुपए कर लें। लेकिन हमें यहाँ जो देखना है वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ साथ सेल्स क्या हुई है, वो भी उस पर भी ध्यान देना है कि वो सेल्स भी बढ़ा है कि केवल प्रॉफिट बढ़ा है। तो हमें जब भी ये रेशो से किसी कंपनी को फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो केवल एक रेशो से नहीं, बहुत सारे अलग अलग रेशो को उसमें अप्लाई करते हैं कि उसका अगर ये नेट कैश फ्लो माइनस है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ रहा है, तो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है कि नहीं, प्रॉफिट के साथ साथ सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं, वो सारा हम आगे, क्योंकि ये सारे रेशो एक दूसरे से इतने इंटरलिंक होते हैं। आप जब सारे रेशो समझोगे तभी आप एक अच्छे से फंडामेंटली कंपनी को एनालाइज कर पाएंगे। तो ये केवल क्योंकि ये आगे आने वाला है, लेकिन मैंने इसमें क्योंकि यहाँ भी इसको यूज करते हैं, जब हम किसी का नेट कैश फ्लो देखते हैं, नेट कैश फ्लो पे भी नजर डालते हैं कंपनी के फंडामेंटल देखने के लिए, तो हम इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने लाइव एग्जांपल में बताया, तो जैसा हमने देखा लाइव एग्जांपल में, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ने चाहिए, साथ साथ सेल्स भी बढ़ना चाहिए। अगर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस तो बढ़ रहा है लेकिन सेल्स नहीं बढ़ रहा है, तो वो एक कंपनी के लिए एक निगेटिव है। कि अगर केवल प्रॉफिट प्रॉफिट तो बढ़ रहा है लेकिन उसका जो सेल्स बढ़ना चाहिए वो सेल्स नहीं बढ़ रहा है। अभी जैसे हमने जो लेटेस्ट एग्जांपल देखा, एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ उसी पे देखने का। हाँ, तो देखो जैसे केन्स टेक्नोलॉजी का जो हम देख रहे थे कैश फ्लो, केन्स टेक्नोलॉजी का कैश फ्लो नेट बढ़ रहा है, जो 2019 में 37 करोड़ था, वो 2020 में 44 करोड़ हो गया, 21 में 36 करोड़ हो गया, 22 में 91 करोड़ हुआ, और 23 में 164 करोड़ हो गया। बहुत अच्छे रेशो में बढ़ रहा है। लेकिन केवल यही बढ़ रहा है कि सेल्स भी बढ़ रहा है? ऐसा तो नहीं कि केवल प्रॉफिट को मैनेज किया जा रहा है और सेल्स उतना नहीं बढ़ रहा है। तो सेल्स को भी हमें देखना जरूरी है कि उसने सेल्स बढ़ाया कि नहीं। तो हम उस कंपनी का सेल्स भी देखेंगे कि सेल्स क्या है। सेल्स ग्रोथ ग्रोथ देखेंगे, 2020 में 2% था, 21 में 9% हुआ, 2022 में 71% हुआ, 23 में 62% है, और ट्रेलिंग 12 मंथ भी ठीक ही है। तो 1086 करोड़ था, वो 12,000 अभी तक हो चुका। मतलब जब ये फाइनेंशियल पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तो मुझे लगता है कि इसका जो जिस तरीके का फ्लो चला आ रहा है वो और आगे रहेगा, तो इसका सेल्स भी ग्रोथ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये कंपनी केवल प्रॉफिट मैनेज नहीं कर रही, प्रॉफिट तो बढ़ा ही रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, साथ ही साथ सेल्स भी हो रहा है। इसका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है, इसकी जो सर्विस है उस पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको और सर ले रहे हैं ना। तो हमें
प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस देखने, प्रॉफिट केवल जो कैश फ्लो के लिए, नेट कैश फ्लो देखने के लिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ साथ उस कंपनी का सेल्स कैसा है वो भी देखना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे ये पीपीटी में अभी इसको इंक्लूड किया है कि अगर आप कैश फ्लो देख रहे हैं तो आपको जरूरी है सेल्स कितनी बढ़ रही है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ, वो उसको जरूर कंसिडर करना चाहिए। तभी आप एक अच्छे तरीके से एक कंपनी का फंडामेंटल चेक कर पाएंगे। इसके बाद जो अगला होता है, इसी रेशो से जुड़ा हुआ रेशो है ऑपरेटिंग फ्रॉम प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसके अलावा इस अगला जो रेशो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इस जो हमने लास्ट कैश फ्लो वाला रेशो समझा उसी से जुड़ा हुआ है, जहां हम देखते हैं कि जो कंपनी ऑपरेशंस कर रही है उस ऑपरेशन में करने के लिए कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है और उस कॉस्ट के अगेंस्ट कितना वो प्रॉफिट कमा पा रही है, कितनी उसकी मार्जिन है। मान लो आपका कोई बिजनेस है जहां आप 100 रुपीज लगाते हो तो आप 5 रुपए कमा लेते हो। आप कोई 100 का रॉ मटेरियल या जो भी 100 का सर्विस आप करते हो 100 रुपये एक्सपेंस करके, उसमें 5 रुपए का आपका फायदा हो जाता है, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% हो गया। तो उसी तरीके से अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% है, तो इसका मतलब वो हुआ कि वो जितना भी जो कॉस्ट इन्वॉल्व है एक साल में, वो उस कॉस्ट के अगेंस्ट में जो प्रॉफिट है वो 10% कमा लेता है। हम लाइव एग्जांपल से समझते हैं इसको भी एक बार। जैसे ये केन्स टेक्नोलॉजी वही खुला है, इसका जो ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन 10% था 2019 में, 2020 में 11% हुआ, फिर उसके बाद में 10% रहा, फिर 14%, 15%, 14%। तो ये लगातार इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। ये दोनों वो कैश फ्लो और जो हमने नेट सेल्स वाला देखा था उसी से रिलेटेड है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ना चाहिए। अगर मुझे किसी कंपनी का देखना है कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं, और इसका क्योंकि होता क्या है कि सेल्स भी कोई बढ़ा सकता है, कोई कंपनी सेल्स भी बढ़ा सकता है। मान लो एक कंपनी है जो एक सेंटर से सेल कर रही है, अभी कोई सेल्स बढ़ाने के लिए 10 सेंटर खोल देगा। अभी जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका आमिर खान पहले ऐड किया करते थे, स्नैपडील, जो शुरुआत में काफी अच्छा था इंडिया में जब स्टार्ट हुआ था, स्नैप अभी उतना नाम नहीं दिखता। तो स्नैपडील पे ये चीज चल रहा था जिसको पकड़ा कुछ ऑडिटर्स ने, और ये फिर सभी के सामने रखा, जिसके बाद फिर बहुत सारे उसका भी आईपीओ आने की बातें होने लगी थी, वो फिर पीछे हो गया। उस पर सेबी ने भी वो कुछ एक्शन लिया कि आईपीओ अभी नहीं ला सकते। वो क्या क्या कर रहे थे, वो केवल सेल्स मैनेज कर रहे थे। उनने कोई भी हाँ, कर दिया कि एक डुप्लीकेट माल, चाइना मेड माल, एक अच्छा ब्रांड का चश्मा, रेविन का चश्मा 400 रुपए में मिल गया, 400 किसी ने उसको दिया, तो फिर रेविन का वहां से वो किया था ऑर्डर, और वहां जब आया तो रेकिन आया, तो उसने देखा कि ये तो मैंने ऑर्डर नहीं किया, तो उसने क्या किया, वापस किया। तो सेल्स तो बहुत सारा कर दिया, जो वापस इन्वेंट्री जा रही थी उसको साल में एक बार दिखा रहे, तो वो क्वार्टरली सेल्स तो बढ़ा रहे थे, लेकिन अब उनका जो रिटर्न है वो नहीं दिखा रहे। तो इस तरीके से वो जो फंडिंग लेने के लिए ये इस तरीके से मैनिपुलेशन करे। ऐसी बहुत सारी और मैनेजेबल थिंग्स होती हैं जो कंपनीज के जो स्मार्ट मैनेजर्स होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ हमें बहुत अच्छे से ये समझना है, मान लो किसी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है क्योंकि सेल्स बढ़ रहा है, मैं सेल्स की बात कर रहा था, सेल्स लगातार बढ़ रहा है। अब कोई एक सेंटर है, एक जगह काम करता है और वो सेल्स करता है, मान लो 100 प्रोडक्ट सेल करता है, एक आइसक्रीम का एक शॉप है जो एक सेंटर है और 100 आइसक्रीम सेल करता है। वही एक दूसरा आइसक्रीम पार्लर है, वो उसका सेल्स 500 होता है। तो केवल हम सेल्स से अगर देखेंगे तो सेल्स जो दूसरा वाला जो आइसक्रीम पार्लर है जो 500 कर रहा है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये देखना है कि वो 500 करने के लिए कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है और ये 100 करने के लिए कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है। ये 100 करके कितना प्रॉफिट मार्जिन रख रहा है, वो 500 करके कितना प्रॉफिट मार्जिन, उसने कितनी लायबिलिटी ले ली है, इसने कितनी लायबिलिटी ले ली, इसके प्रोडक्ट का कितना सस्टेनेबिलिटी है, कितना ट्रस्ट है उसका क्या। ये तो बहुत सारी चीजें, कोई अगर एक पकड़ोगे तो वहां से किसी कंपनी को आइडेंटिफाई करना उतना आसान नहीं होगा। इसलिए साथ साथ में बहुत सारी चीजें जो यूज करनी पड़ती हैं, और केवल फंडामेंटल ये सारे रेशो और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनको इनको अप्लाई करके भी, केवल इनको अप्लाई करके भी एक अच्छी कंपनी नहीं निकाली जा सकती। बहुत सारी चीजें ये है कि आप बहुत सारी कंपनियों को अवॉइड कर सकते हैं, जो आप खरीदने वाले थे वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अच्छी कंपनी नहीं। लेकिन अगर जिस तरीके के जो ट्रांजिट वैल्यू जो रामदेव अग्रवाल या फिर बारेन बफेट या जो फंड मैनेजर्स या एनालिस्ट जो करते हैं, उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे आगे जो सेशंस होंगे, तो जितना जैसा टाइम रहेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसी कंपनी का क्या है, तो मुझे ये चेक करने के लिए जिस कंपनी को मैं खरीदने जा रहा हूँ उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है कि नहीं, मुझे उसी के जो दूसरी उसी सेक्टर में जो पीयर कंपैरिजन कंपनीज होती हैं
उनको देखना होगा, उनको देखेंगे कि कौन सी कंपनी है। जैसे मैं अंबर एंटरप्राइजेस को देखता हूँ, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि उसी पीएस से देखना जरूरी है। बहुत सारी जो यहाँ पे पीएस में दिखते हैं उनके बिजनेस उतने मिलते नहीं, तो यहाँ से एक ये भी चेक करना है कि अगर आप मैं डीमार्ट का प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन कंपेयर अगर टीसीएस से करूंगा तो बहुत अंतर होगा। तो उसी पेयर कंपैरिजन की कंपनी को जो अगर मैं खरीदने जा रहा हूँ, तो उसी के सेक्टर वाली कंपनी, उसी इंडस्ट्री की कंपनी का प्रॉफिटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, या हम कंपेयर करके ये चूज करते हैं कि हाँ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर जस्टिफाइड है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। और पीछे कितना था, आगे कितना होने वाला है, तो वो बहुत सारी स्टडी होती है, वो पूरा अप्लाई करने के बाद फिर हम उसको ये ऑप्ट करेंगे कि हाँ ये कंपनी मुझे खरीदनी चाहिए। जैसे मैं अंबर एंटरप्राइजेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखूं, तो अंबर एंटरप्राइजेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 8%, 10%। मुझे लगता है इससे काफी अच्छा कैंस टेक्नोलॉजी का है। तो मुझे केवल अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कैश फ्लो दो रेशो को अगर कंसिडर करूं, तो कैश टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है। ये फिर से वही अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कैश फ्लो देखूं तो मुझे कैश टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, केवल मैं अभी शेयर एक एनालिसिस करना बता रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट रेशो पे जाते हैं। अगला रेशो है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। जैसा नाम से क्लियर है, ज्यादातर ये वो रेशो है जो सभी को पता होता है। कोई फंडामेंटल ईपीएस क्या है, पी क्या है, ये तो अगर किसी का कोई फंडामेंटल की बात करता है तो नॉर्मल ये दो तीन रेशो तो सभी डिस्कस करते हैं। ईपीएस नथिंग बट अर्निंग पर शेयर। किसी कंपनी का जो भी अर्निंग है उसको अगर हम जितने जो शेयर्स हैं, जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, उनमें डिवाइड कर देंगे तो वो अर्निंग, उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर आ जाता है। मान लो मेरी कंपनी है जिसका 1,000 रुपए का प्रॉफिट है साल का, और 100 शेयर है, तो 1,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा जो ईपीएस है वो 10 हो जाएगा। इस तरह ये अर्निंग पर शेयर 10 हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट रेशो है। अगर आपको कुछ और नहीं आता तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें केवल ईपीएस देख के, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यादातर लोग देखते हैं इसका ईपीएस ये है, ये इतना होना चाहिए, इतना है, अच्छा अर्निंग पर शेयर है। तो इसके साथ साथ और भी चीजें जो अभी हमने डिस्कस की कि प्रॉफिट तो मैनेजेबल थिंग है, जो उनके मैनेजर हैं उनके लिए वो बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों का ईपीएस बहुत अच्छा था और आज वो नहीं हो पाया। तो अर्निंग पर शेयर एक इंपॉर्टेंट रेशो है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीजें भी अप्लाई करना चाहिए अगर आप किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो। इसका भी एक बार एग्जांपल से स्क्रीनर पे समझ लेते हैं कैसे चेक करते हैं। कंपैरिजन करके, जब वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके और कंपैरिजन करके आप जब कंपनी को सिलेक्ट करोगे तो आपको बड़ा, और ये कहाँ से अच्छी कंपनी आपको आपके एक प्रोजेक्ट के लिए कंपनी के सिलेक्ट करने के लिए कैसे टॉप की 50 कंपनी लेनी है, फिर 50 में से धीरे धीरे एलिमिनेट करते करते 10, फिर 5, फिर 2 कैसे आ जाना है, मल्टीवेगर कैसे फाइंड करना है। जब हमारे ये पूरे हो जाएंगे फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के सेशंस, तो हम उस पर भी एक आध सेशन रख के उसको बताएंगे। तो हाँ, तो बात कर रहे थे अर्निंग पर शेयर का। तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो होता है, अर्निंग पर शेयर भी लगातार कंपनी का अगर बढ़ रहा है तो उस कंपनी के लिए अच्छा है कि वो कंपनी आगे ग्रोथ कर रही है। जैसे इसका ईपीएस देखोगे जो अभी हमारे स्क्रीन पे है अंबर, उसका अर्निंग पर शेयर जो था ईपीएस 9.96 था 2024 में, और वो बढ़ते बढ़ते अभी 46% आ गया। इज वेरी गुड। इसका अर्निंग ईपीएस काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफी अच्छा लग रहा है अंबर एंटरप्राइजेस। मैं दूसरी कंपनी को देखता हूँ केन्स टेक्नोलॉजी, इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाके ईपीएस, इसका भी ईपीएस, इसका अर्निंग पर शेयर उस रेशो में नहीं बढ़ रहा है जैसा अंबर का बढ़ रहा है। तो अगर केवल ईपीएस को कंसीडर करके ये तय नहीं किया जा सकता कि अंबर इससे केन्स से अच्छी कंपनी है ना, लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं कि हाँ ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ कर रहा है और सेल्स भी ग्रोथ हो रहा है, तो ओवरऑल ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय शेयर। तो एक शेयर का जो अर्निंग होता है वो अर्निंग पर शेयर, ईपीएस उसे बोलते हैं। अगला रेशो समझते हैं। अगला रेशो इंपोर्टेंट रेशो, आप सभी ने नाम सुना होगा, पीई। जैसे ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, और पी मार्केट प्राइस, किसी कंपनी का मार्केट प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है। उसका करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अगर किसी कंपनी का मार्केट प्राइस है 10 और उसका अर्निंग पर शेयर है 5, तो 5 को डिवाइड कर दो 10 से, तो उसका ईपीएस आ जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया। मार्केट प्राइस जो आज का करंट मार्केट प्राइस है उसको अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दोगे तो उसका पीई रेशो आ जाएगा। जो बोलते हैं ना कि ये 16 का पी है, इसको खरीद लेना चाहिए। और ये कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये 100 रुपए चलती थी, अभी ये 300 रुपए हो गई है कंपनी, तो बहुत महंगी हो गई है।
तो केवल प्राइस बढ़ने से उसका अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो महंगी नहीं है। उसका पी क्या है, इसको हम एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इस सेशन को बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, जैसे हमारे पास फीडबैक आया है कि एक सेशन 35 to 45 मिनट्स का ही होना चाहिए, जिससे एक पूरे वीक में आप कभी भी देख ले। तो मेरा वो भी ट्राई रहे, पूरा कोशिश करूंगा कि उसमें आपको बहुत ज्यादा बड़ा सेशन ना रहे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्राइस टू अर्निंग। ये इसका एक रेशो है, आप अपने स्क्रीन पे लगाओ, और केवल एक पीई का रेशो नहीं लगाना है। जैसे मैंने यहाँ देखो, स्टॉक पी जो अभी करंट मार्केट में उसका क्या पीई है, 7 साल पहले क्या पीई था, और 5 साल पहले मैंने करंट पीई लगाया है, 7 ईयर बैक पीई लगाया है, और 5 ईयर बैक पीई लगाया है। अब मैं ये कोई भी शेयर एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि इसमें 3 ईयर का पी, हाँ, जैसे कैश टेक्नोलॉजी 3 साल पहले इसका जो पी था वो 104 था, 7 साल पहले भी 104 था, और करंट स्टॉक पी 137। किसी कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है लगातार और अर्निंग नहीं बढ़ रही, क्योंकि पी मतलब होता है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। अगर प्राइस बढ़ता जा रहा है, अर्निंग उस रेशो में नहीं बढ़ रहा है, तो उसका पी बढ़ता जाएगा, मतलब वो महंगी होती जाएगी। लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, साथ साथ उसकी अर्निंग भी बढ़ रही है, तो प्राइस कितना भी बढ़ जाए उसका पी वहीं रहे, स्टेबल रहेगा, या अगर अर्निंग ज्यादा बढ़ेगी तो कम होता जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेशो है। इस पे अगर अब मैं किसी कंपनी को देखता हूँ कि मुझे कोई कंपनी खरीदना चाहिए, जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल दिया है, एक बार फिर बताता हूँ, वारी रिन्यूअल्स, बहुत सारे और शेयर भी देख सकते हैं, लेकिन मैं वही देखता हूँ जिससे आप अगर 2-4 शेयर्स में जब हम देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से एनालिसिस करना आएगा। तो इसका जो 5 साल पहले का जो पीई था थ्री, हाँ, तो मैं बारी रिन्यूअल्स की बात कर रहा था। इसका जो 3 साल पहले पीई था वो 47 था, 7 साल पहले 73 था, मतलब 7 साल पहले इसका प्राइस टू अर्निंग और ज्यादा था। पीई रेशो मतलब ये और महंगी थी, इसका जो वैल्यूएशन था वो और महंगा था 7 साल पहले। 3 साल पहले क्या हुआ, 47 आ गया 73 से, मतलब इसका जो वैल्यूएशन है वो और कम हो गया। अभी का जो वैल्यूएशन है वो 52 है, मतलब 3 साल 52 है। अभी अगर देखोगे 7 साल पहले इसका रेट क्या था, मैं 10 ईयर्स पे करूं, 7 साल पहले जब इसका रेट लगभग 23-24 रुपए था, तब भी इसका मार्केट जो पी था वो ज्यादा था। लेकिन अभी इसका रेट 1600 के आसपास है, 1680 लेटेस्ट रेट है। तो भी इसका पी 52 है। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी जो अर्निंग है वो लगातार बढ़ रही है। अगर इसका ईपीएस देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो कम रहने के लिए या स्टेबल रहने के पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि इसका जो अर्निंग है वो बड़ा है। अब अर्निंग बढ़ेगा, अर्निंग करंट मार्केट से डिवाइड करके पी निकलता है, तो वो ठीक है। अगर लगातार कोई कंपनी का ग्रोथ हो रहा है और उसका पी स्टेबल है, तो उसका मतलब ये है कि उसका अर्निंग भी बढ़ रहा है। अगर किसी का और जितने भी जो ग्रोथ वाली कंपनी होती है वो आपको एक अच्छे पीई पे ही मिलेंगे, वहां पे आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत सही वैल्यूएशन पे मिल जाए। ये जो ऐसे स्टॉक होते हैं जो कॉन्ट्रा स्टॉक होते हैं, या फिर हाँ, जो वैल्यू वैल्यू स्टॉक होते हैं, जो वैल्यू स्टॉक होते हैं उनके प्राइस पी कम मिल जाएगा। जो वैल्यू स्टॉक होते हैं वो कम पी पे मिल सकते हैं, लेकिन जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं वो उनका पी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू वैल्यू स्टॉक। तो आपको कैसे सिलेक्ट करना है, ये जो मैं कंपनी खरीद रहा हूँ वो उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा तो नहीं है, तो आप उसी जो जिस सेक्टर की कंपनी खरीद रहे हो, तो जो भी ग्रोथ स्टोरी वाली कंपनी है वहां तो पी ज्यादा मिलेगा। जैसे मुझे अगर ये कंपनी सिलेक्ट करनी है, तो इसके साथ वाली इससे मिलती जुलती कंपनी देखूंगा कि जो बाकी और चीजें, अगर सेल्स में भी सही है, प्रॉफिट में भी सही है, और प्रोडक्ट भी उतना ही ड्यूरेबल है जितना इसका है, तो इसका प्राइस टू अर्निंग इससे कम है कि ज्यादा है, और दूसरी कंपनी इसी सेक्टर की ऐसी ग्रोथ स्टोरी वाली कंपनी इससे सस्ते में मिल रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं इसी के साथ वाली जो कंपनी है इसी इंडस्ट्री की वो बहुत चीपर वैल्यू पर है ज्यादातर, और ये बहुत ज्यादा है ओवर एक्सपेंसिव है। इसका मैनिपुलेशन इन्वॉल्व तो नहीं है ये इतना प्राइसिंग करने के लिए। तो ये सारी चीजें जब आप देखोगे तो आप इस नतीजे पे पहुंच जाओगे कि ये कंपनी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए कि नहीं। पी तो आपको केवल एक पी नहीं देखना है, करंट पी नहीं देखना है, आपको 3 ईयर बैक पी क्या था, 5 ईयर बैक पी क्या था, 7 ईयर बैक पी क्या था। तो आपको ये एक अच्छा आइडिया लगेगा कि उसका अर्निंग भी बढ़ रहा है कि लगातार पी बढ़ता जा रहा है। अब मैं एक एग्जांपल और देखता हूँ यहाँ पे, डीमार्ट। डीमार्ट का जो 5 ईयर बैक पी था, 3 ईयर बैक पी 150, 7 ईयर बैक पी 131, और 7 साल पहले 131 का पी था, जो 3 साल पहले 150 का पी हुआ, और अभी स्टॉक पी 113 है। मतलब अगर ये कंपेरेटिवली देखा है तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा
ओवर वैल्यूड स्टॉक था, इस वजह से ये कंसोलिडेशन फेज में है पिछले एक डेढ़ साल से। केवल एक ये रीजन नहीं है, ओवर वैल्यूड के साथ साथ इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी मुझे जो लगता है कि वो उतना ज्यादा नहीं, मतलब इसमें बहुत सारा ऑपरेशनल फंड डालना पड़ता है, तब ये जाके उस रेशो में पैसा नहीं कमा, क्योंकि ये डिस्काउंट वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजों पे, अगर आपने डीमार्ट का बिजनेस मॉडल देखा है, वहां जाके बहुत सारे जो रिटेलर्स होते हैं वो अपने शॉप के लिए वहां से ग्रोसरीज खरीदते हैं, वहां से आइटम खरीदते हैं और अपनी शॉप पे बेचते हैं, तो वहाँ इतने चीपर रेट में रहता है, तो उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो उतना ज्यादा नहीं है। वो आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ओपीएम, क्योंकि इतना सारा कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, इतना फंड इन्वॉल्व हो रहा है, उसके बाद में भी इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 9%, 8%, 7%। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि कंसोलिडेशन फेज में इसका जो रेटिंग नीचे किया गया था, उसमें ओपीएम को लेके बहुत बड़ा डिस्कशन था। अगर आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो पढ़ना चाहिए। तो हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो जो बड़े बड़े वैल्यूएशन के नोट आते हैं, ये कंपनी के वैल्यूएशन या रेटिंग एजेंसीज के नोट आते हैं, तो अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सिमिलर लगेंगी, तो आपको लगेगा कि हाँ ये वो नहीं की बात कर रहा है जो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, तो वो भी आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए, गो थ्रू करना चाहिए। ओके, तो अवेन्यू सुपरमार्ट, मैं इसी की एक और जो पेयर कंपैरिजन है वो भी देख लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारे 3-4 रेशो हो गए और जितने भी जो रेशो आज हमने पढ़े हैं, चाहे वो कैश फ्लो हो, अर्निंग पर शेयर हो, और ये ओपीएम, ये सारे जितने भी जो रेशोज हमने पढ़े हैं बहुत ज्यादा इंटरलिंक है, तो हम अप्लाई करते हैं जितने रेशो हमने पढ़े हैं उनको देख के। जैसे अभी हमने एक डीमार्ट देखा, इसी के पीएस में जाते हैं और कोई दूसरी कंपनी वेदांत फैशन ले लेते हैं। अलग अलग है ये इनका जो प्रोडक्ट है वो अलग है, वेदांत फैशन के अलग है, फिर भी कोशिश करते हैं इन दोनों में कौन सी कंपनी बेटर है उसको फाइंड करने की। जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखूंगा, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 31%, 34%, 43%, 48%, 50%। अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अगर दोनों से कंपेयर किया जाए तो मच बेटर है वेदांत फैशन। इसी तरीके से अगर पी का देखें, करंट पी जो है वेदांत फैशन का वो 80 है ना, दोनों अलग अलग पी हो सकते हैं, इसका 80 है, उसका एक 130, उसका जो करंट मार्केट पी है वेन्यू सुपरमार्ट का वो 113, 113 है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वैल्यूएशन इसका सस्ता है तो इसके साथ जाना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें। अभी मुझे देखना है कि इसका जो 3 ईयर बैक पी कितना था, 81, लगभग वही था जो अभी है। 7 साल पहले पी कितना था, 81, लगभग वही है जो अभी है। अभी ये 7 साल में पी तो वही है, तो इसने प्राइस ग्रोथ क्या किया है 7 सालों में, मैं देखूंगा तो समझ में आएगा। हाँ, 7 साल में प्राइस ग्रोथ तो हुआ है। हाँ, ये बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, हाँ, जब से ये लिस्टेड हुई है तब से ये वो डाटा अवेलेबल होता है, तो प्राइस ग्रोथ हुआ होगा तभी, नहीं तो इसका पी बढ़ जाता। 7 साल से वही है, तो क्योंकि इसका ईपीएस बड़ा होगा तो पी स्टेबल है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो मुझे ये वेदांत फैशन ज्यादा अच्छी कंपनी लग रही है। अगर मैं कैश फ्लो भी देखूं जो आज हमने देखा है, इसका नेट कैश फ्लो बहुत कम ही पॉजिटिव है वेदांत फैशन का। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ दिख रहा है माइनस, तो देखता हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। देखो, इन्वेस्टमेंट एंड परचेज किया है 1962 का, तो ये तो अच्छा है कंपनी के लिए। दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है, जो इन्वेस्टमेंट है उसी जो पहले किया था वो सोल्ड किया, तो यहाँ पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ नेट जो कैश फ्लो है वो 223 करोड़ का माइनस है ना। और अगला कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखा हमने, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखेंगे तो डिविडेंड पेड किए हैं, ये ठीक है, ये तो अच्छा ही है। इंटरेस्ट पे किया है, और जो लोन थे उनको भी ये पेमेंट ऑफ बोरोइंग भी यहाँ किया था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए जो जो कैश जनरेट किया है वो कंपनी ने अपने जो लाइबिलिटी को कम करने के लिए किया है, अपने आगे के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया है, तो ये पॉजिटिव है। अगर यही सेम चीज मैं वहां जाके देखूंगा डीमार्ट पे, कैश फ्लो, इसका नेट कैश फ्लो प्लस है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इसका बढ़ रहा है, ये अच्छा है। लेकिन इन्वेंट्री वो जो एक इन्वेस्टिंग को लेके इतना ज्यादा अग्रेसिव वो वेदांत फैशन दिख रहा है। हाँ, ये ये भी इन्वेस्टमेंट को लेके अच्छा फिक्स परचेज किया, क्योंकि ये ज्यादातर जो अपने स्टोर जहाँ खोलते हैं वो अपना खुद का लैंड लेके अपना खुद का शोरूम बना के खोलते हैं, तो इनने भी काफी किया है। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो ऐसा कोई वेन्यू सुपरमार्ट में भी बुरे फंडामेंटल नहीं है। अगर दोनों में कुछ चीजें देखी जाए तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो वेदांत फैशन का काफी अच्छा है। और एक जो इंपोर्टेंट जो मैंने बताया था जो देखना चाहिए, केवल प्रॉफिट नहीं देखना, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस ही नहीं देखना है, इसके साथ साथ तभी ये जस्टिफाइड होगा, सेल्स भी देखनी है। सेल्स कितनी हो रही है,
सेल्स देखेंगे, डीमार्ट में एवेन्यू सुपरमार्ट देख रहा हूँ, इसका सेल्स ग्रोथ भी हो रहा है। देखो यहाँ तो 2017 तक ये वो टाइम था जब ये कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही थी, इसके शेयर बहुत कम टाइम में ही मल्टी मेगा रिटर्न दिए थे। तो यहाँ से ये अच्छा था इसका सेल्स ग्रोथ, और वो लगभग वो मेंटेन है। 2021 में जो कोविड वाला ईयर था वो वहां नीचे गया, तो उसके ईयर ऑन ईयर फिर ये ग्रोथ होना चालू किया, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए ग्रोथ ये पिछले ग्रोथ से था, और यहाँ पे 21 के बाद ईयर ऑन ईयर, क्योंकि ये माइनस चला गया उससे ऊपर वो ईयर ऑन ईयर 28%, 38%। तो अगर आप नंबर्स में यहाँ से जाओगे तो यहाँ जो जितना ग्रोथ था उतना ग्रोथ यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ग्रोथ वो पिछली ग्रोथ से ईयर ऑन ईयर निकाला जा रहा था। और यहाँ 21 के बाद क्या हो रहा है, मान लो एक किसी कंपनी ने 50 रुपए का लॉस किया एक साल, और अगले साल 50 रुपए का फायदा किया, तो यहाँ पे क्या होगा, वो 50 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकाला जाएगा जो 100% है। 50% ग्रोथ, 50 रुपए का ग्रोथ लॉस था, अब 50 रुपए का फायदा है, तो ये 200% रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर दिखा रहे हैं 28%, ईयर 23 में भी 38%। अब वेदांत फैशन का देखते हैं उसका क्या सेल्स रहा है, क्योंकि हमें प्रॉफिट देखने के साथ साथ सेल्स भी देखना है, सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसका भी सेल्स बढ़ रहा है, 2022 में तो बहुत अच्छा बढ़ा था क्योंकि वो ईयर ऑन ईयर वाला था केस, और उसके बाद में भी ठीक है। तो मतलब ये अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी। अगर दोनों में से मुझे कोई देखना है, अब और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आज जितने फंडामेंटल जो रिसोर्स पड़े हैं उनके बिहाफ पे देखना है, तो मैं इस समय वेदांत फैशन को प्रिफर करूंगा अपनी उस लिस्ट में रखने के लिए जो आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा अभी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर इसको रख सकता हूँ उसके कंपैरिजन में अवेन्यू सुपरमार्ट के। ओके, अगला रेशो समझते हैं। ओके, तो हमने प्राइस टू अर्निंग समझ लिया, और अगला जो रेशो है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे पी रेशो का, जिसमें हमने लाइव एग्जांपल से समझा। तो अगर पी, प्राइस टू अर्निंग लगातार बढ़ रहा है, पी बढ़ता जा रहा है, तो हम देखेंगे अगर 3 साल, 5 साल, 7 साल में ये पी बढ़ रहा है लगातार, तो उसको मैं उतना सजेस्ट नहीं करूंगा कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वो एक सही कंपनी नहीं हो सकता है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हों, क्योंकि उसका प्राइस टू अर्निंग बढ़ रहा है और उतना हाँ। तो हमने ये समझा लाइव एग्जांपल से प्राइस टू अर्निंग के बारे में। अभी अगर किसी कंपनी का पी लगातार बढ़ता जा रहा है और वो अर्निंग उतना नहीं बढ़ रहा है, पी बढ़ने का मतलब है कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन अर्निंग नहीं बढ़ रहा, तो वो एक अच्छा साइन नहीं है, तो मैं उसको अवॉइड करना सजेस्ट करूंगा। दूसरा, अगर पी फ्लैट है तो इसका मतलब ये है कि उसका प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन साथ साथ में अर्निंग भी बढ़ रही है, इसलिए ठीक है, तो ये अच्छा एक अच्छा साइन है उस कंपनी को लेके। अगर डिक्लाइन हो रहा है, उसकी प्राइस बढ़ता जा रहा है लेकिन जो पी है वो डिक्लाइन हो रहा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ रहा है साथ साथ में अर्निंग और ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए पी उसका डिक्लाइन होता जा रहा है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता हो सकता है। अगला है क्विक रेशो। बस हम आज यहाँ पे ही इस सेशन को खत्म करेंगे। क्विक रेशो, जैसे हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशो पढ़ा था, ये कंपनी की लिक्विडिटी से रिलेटेड रेशो है, जो कैश, नेट कैश को दिखाता है, कोई कंपनी कितनी कैश रिच है ये दिखाता है। क्विक रेशो एक तरीके का वो कैश होता है जो कंपनी ऑपरेशंस के लिए पहले से अपने रिजर्व में रखती है। मान लो एक कंपनी को एक साल में जो कैश की जरूरत है, जो फंड की जरूरत है, वो 100 रुपए की है, और उस कंपनी के पास 200 रुपए उसके पास है अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ उसका क्विक रेशो हो गया 2 का। तो मतलब उसको 100 रुपए की जरूरत है, 200, तो उसका क्विक रेशो हो गया 2। तो जितना ज्यादा क्विक रेशो है किसी कंपनी का, वो उतनी कैश रिच है। अगर मान लो कोई ऑपरेशनल इशू भी आ जाते हैं तो भी वो उस कंपनी उस फेस को में सरवाइव कर सकती है। कोई कोविड जैसा इशू हो जाता है, या कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस इशू हो जाते हैं, या कोई वेदर इशू हो जाता है, तो बहुत सारे जो ऐसे इशू होते हैं, तो भी उनके पास जितना ऑपरेटिंग के लिए पैसा है, कोई नया जो पैसा आना है वो नहीं आ पा रहा है, तो वो ऑपरेशन लगातार कर सकते हैं। तो ये ऐसी कंपनी कैश रिच कंपनी मानी जाती है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस रेशो को भी दिखा देता हूँ। कोई भी कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का क्विक रेशो कितना है, 0.78%। मतलब 100 रुपए की इनको अगर साल भर में ऑपरेशन के लिए जरूरत होती तो इनके पास 78 रुपीज है ना। इसी तरीके टीसीएस का क्विक रेशो है 2.71%। ये काफी अच्छा क्विक रेशो। ऐसे और भी जो कंपनी है, मैं बात कर रहा था बिरला सॉफ्ट, देखते हैं केईआई का, देखते हैं केईआई इंडस्ट्री का जो क्विक रेशो है वो 1.66 है। मतलब ये अगर इनको 100 रुपए की जरूरत है तो 166 रुपीज इनके पास है ऑपरेशन, एक साल के ऑपरेशन के लिए। इसी तरीके से दूसरी कोई कंपनी देखते हैं, जैसे आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इस इनके पास क्विक रेशो 0.18 है, बहुत कम पैसा है। अभी कुछ लाइमलाइट में कंपनीज हैं जैसे शुगर कंपनीज, उनका देखते हैं।
रेनुका शुगर्स, इसका क्विक रेशो 0.18% है। और भी कंपनीज का देखते हैं, जैसे भारती एयरटेल, इसका क्विक रेशो 0.44% है। तो वो पैसा जो कंपनी अपने ऑपरेशंस के लिए रखती है, ये जितना ज्यादा होगा उतना एक अच्छा साइन है कंपनी के फंडामेंटल को भी। क्योंकि अगर ऐसा कोई ऑपरेशन इशू होता है जहां पे कंपनी को रेवेन्यू आना अफेक्टेड हो जाता है, तो वहां पे भी उस टाइम पे भी वो अपना ऑपरेशन कंटिन्यू कर पाती है, तो वो उसके लिए भी काफी अच्छा होता है। तो इसको भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, इसको भी कंसिडर करना चाहिए। तो ओके, तो सेशन को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, जैसा आप सभी लोगों की सजेशन है, तो इसको यहीं खत्म करते हैं। इससे रिलेटेड क्विज आपको अपना जो ग्रुप है उसमें थर्ड डे में मिल जाएगा, तो आपको उसको देना है, उसके आंसर देना है, तो उससे समझ में आएगा कि आप क्या कितना समझ में आया है। और अगर कोई सजेशन है वो भी आप मुझे कर सकते हैं, अगर मेरा नंबर नहीं है आपके पास तो ग्रुप में है, मुझे मिल जाएगा। आप इंडिविजुअली मुझे बात भी कर सकते हैं। और हमारी तरफ से आपको रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप अगर कभी टाइम निकाल सकते हैं तो हमारे ऑफिस में जरूर आए। तो हम ऐसे बहुत सारी और चीजें जो हम अप्लाई करते हैं किसी कंपनी को फाइंड आउट करने में, और कौन सी कंपनियां हैं जो अभी हमारे पोर्टफोलियो में, वो सारी डिस्कस, कौन आपके पोर्टफोलियो में कंपनी है उनमें क्या हमारे सजेशन है, वो हम जरूर आपको बताएंगे। अगर आप हमारे ऑफिस आने का टाइम निकाल सकते हो तो जरूर आइए। और थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट सेशन के लिए फिर से ओके, थैंक यू सो मच।